जय हिंद दोस्तों, लोक प्रधान न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो तारीफ की मोहताज नहीं है। एडवोकेट खतीब वकील साहब। एडवोकेट खतीब साहब का जब नाम सामने आता है तो उनकी शख्सियत की अक्कासी कुछ इस तरह होती है। सफ़ेद पोशाक, सर पे सफ़ेद गांधी टोपी। जब बात की शुरुआत करें तो जय हिंद से शुरुआत करेंगे और खुद को नाचीज के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत और उनके बात करने का जो अंदाज है वो नाचीज वाला नहीं है बल्कि माचीज वाला है। तो लोक प्रधान न्यूज़ चैनल में हम एडवोकेट खतीब साहब का इस्तकबाल करते हैं। तो आज इनको बुलाने की वजह यह है कि जो 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है हिंदुस्तान की आज़ादी की, तो इसके ताल्लुक से हम लोग आपसे चंद सवालात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि हिंदुस्तान को तकरीबन आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, तो कुछ पार्टियों के लोगों का कहना ऐसा है कि हिंदुस्तान को आज़ाद होकर 75 साल हो गए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ सियासी पार्टियों का लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 2014 में। तो आप किस तरह की आज़ादी मनाएंगे, 2014 वाली या फिर 1947 वाली? ये तो बात साफ साफ है कि कानून के मुताबिक अपना ये भारत देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ। आज़ादी यानी पॉलिटिकल फ्रीडम, सियासी आज़ादी, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो भारतीय राजनीतिक तौर पे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली है, वह ढोंग कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनसे पहले वाली जो हुकूमतें थीं वह सियासी कम थीं और मगरूर ज़्यादा थी, हुक्मशाही जिसे कहते वैसी ज़्यादा थी, और उस अंदाज से, उस लिहाज से, और वो मज़हब का भी उसे एक पेंट करते हैं। तो वो कहते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली। तो इनका ये कहना ये पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है और आक्षेपार्ह भी है। इसलिए आज़ाद भारत देश होके 75 साल हुए हैं, यही कानूनी सच्चाई है। 1947 से 2014 तक जो आज़ादी हमको मिली वो स्वतंत्रता मिली या नहीं, या फिर 2014 के बाद हम लोगों को स्वतंत्रता मिली? स्वतंत्रता ये है 15 अगस्त 1947 को ही मिली। पॉलिटिकल फ्रीडम जिसे कहते हैं वो हमको 15 अगस्त को ही मिली है। और बाद में ये जो आज़ादी कहते हैं वो उनके दृष्टिकोण से आज़ादी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कल्चरल आज़ादी अब मिली, कुछ लोग बोलते हैं हमें इकोनॉमिक आज़ादी अब मिली। ऐसे अलग अलग पहलुओं से जैसा आप चश्मा लगाएंगे वैसे आप आज़ादी की व्याख्या, डेफिनेशन करते हैं। आपने अभी बताया कि इकोनॉमिकल आज़ादी मिली 2014 के बाद, तो उससे पहले जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी किस तरह की थी, और 2014 के बाद जो इकोनॉमी की आज़ादी मिली, फ्रीडम? ये देखिए, नाचीज ने नहीं कहा, नाचीज ने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, वो उन लोगों का कहना है। आप ये देखिए, आज़ादी एक बहुत ही वसी दायरा है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेफिनेशंस आज़ादी। फिर मजहबी आज़ादी हो सकती है, सियासी आज़ादी हो सकती है, ज़हनी आज़ादी हो सकती है, इक़्तिसादी आर्थिक आज़ादी हो सकती है, कल्चरल आज़ादी हो सकती है। इस मुताबिक मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं हम तो आज़ाद 15 अगस्त से हैं ही। तो आज जब नरेंद्र मोदी जी साहब के कहने के मुताबिक, उनके ऑर्डर के मुताबिक या फिर उनके अपील के मुताबिक 15 अगस्त 2022 को घर घर तिरंगा का एक पैगाम चलाया जा रहा है, जिसमें हर घर में तिरंगा फहराने की, लहराने की बात चल रही है। तो 12 अगस्त 2022 को आपके ज़रिए एक ट्वीट किया गया ट्विटर पर, जिसमें महेंद्र भट्ट बीजेपी जी नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे नाचीज 15 अगस्त को अपने घर पे तिरंगा नहीं लगाएगा, ये आपने ट्वीट किया और आपने
इसको किसके साथ में शेयर किया है? महेंद्र भट्ट बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड के वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, तो आप उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे, उनको टैग करने की वजह क्या है? ये देखिए, समाज में कुछ गलत फहमियाँ इतनी डीप रूटेड रहती हैं कि वो झूठ ही आदमी को सच लगता है। तो एक हम जुमला अक्सर सुनते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। नाचीज़ भी सियासतदान है। हाँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो असल जुमला है सैमुअल जॉनसन का। ये बहुत बड़े सियासी मुफक्किर हैं अमेरिका के। उनका ओरिजिनल जुमला ये है कि पैट्रियटिज्म इज़ द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स, यानी देशभक्ति यह बदमाशों का आखिरी अड्डा है। तो देशभक्ति का चोला ओढ़कर बदमाश आज खुद को देशभक्त कहला रहे हैं। वो लोग जो 70-72 साल तक अपने मुख्यालय पे जिन्होंने तिरंगा नहीं लहराया है, आज वही लोग आज तिरंगे के नाम पर देशभक्ति की आड़ में अपनी बदमाशी चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो देशभक्ति का चोला पहनकर बदमाशी कर रहे हैं वो असल में देशभक्त नहीं है। बिल्कुल। हाँ, आप देशभक्त हैं। बिल्कुल। आप किस तरह के देशभक्त हैं? आपने चोला पहना हुआ है या फिर चोला निकाला हुआ है? ये देखिए, अगर चोला नहीं पहना है तो आपने किस तरह का चोला पहना हुआ है? नाचीज़ ने अपने भारत देश के संविधान का चोला पहना है जिसका कोई रंग नहीं है। ये देखिए, देश प्रेम की जो व्याख्या है, देश प्रेम, देश यानी वह कोई मिट्टी, पत्थर, पेड़, पौधे, पहाड़ नहीं है। देश यानी उस देश में रहने वाली जिंदा जावेदा जनता यह देश है। और जिस देश की जनता सुखी होती है वह देश सुखी कहलवाने के लायक होता है। ये नाचीज़ का ये चोला है। और नाचीज़ यह अपने देश के बारे में, अपने देश की जनता के बारे में अक्सर सोचता है। अगर आप देखेंगे तो अपने भारत देश की 70% आबादी, 70%, अगर आप अपने भारत देश की संसद की समितियां बनी हैं, दासगुप्ता समिति बनी, तेंदुलकर समिति बनी, इन्होंने जो परसेंटेज दिया है उसके मुताबिक अपने भारत देश की 70% जनता यह बिलो पॉवर्टी लाइन यानी दरिद्रता रेखा के नीचे है। और दरिद्रता रेखा का मतलब यह है कि कोई भी एक आदमी इन 1 कैलेंडर ईयर यानी 365 दिनों में किसी भी एक दिन 2 वक्त पेट भर रोटी नहीं खा सकता, उसकी भूख नहीं मिटती। तो यह इन लोगों का विचार करना यह सच्ची देशभक्ति है, ऐसे नाचीज़ समझता है। और नाचीज़ कहता है कि यही उसकी देशभक्ति है। तो असल देशभक्त कौन है ये कैसा समझ में आएगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, आप तमाम मज़हब ले लीजिए, मज़हब को थोड़ा रेफरेंस करता हूं मैं कि अपना भारत यह मज़हब परस्त मुल्क है। तमाम मज़हबों में अगर आप देखें, उसका मुताला करें, तो हर मज़हब में आखिर में यही कहा गया है कि जन सेवा यही ईश सेवा है। यानी जो जनता की सेवा करेगा, मजलूमों की सेवा करेगा, कमज़ोरों की सेवा करेगा, जो मजलूमों को, कमज़ोरों को, पिछड़े हुए लोगों को सुखी रखने की कोशिश करेगा, वह सच्चा देशभक्त है। सिर्फ सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ऐसी गीदड़ भपकियां करने से वह देशभक्त नहीं होता है। आपको हर एक इंसान का सोचना पड़ेगा। यहाँ तो आप करोड़ों, जो 20 करोड़ की आबादी है, उनको आप देशद्रोही के अंधेरे में धकेलना चाहते हैं और अपनी सियासत करना चाहते हैं। तो तकरीबन 20 करोड़ लोगों को आप अगर देशद्रोह के रंग में रंगना चाहेंगे, वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, ये देशभक्ति नहीं है। आज़ादी के 75वें साल के मौके पर घर घर तिरंगा, एक बहुत ही अच्छा माहौल नज़र आ रहा है। बाहर स्कूलों में तिरंगा दिया जा रहा है बच्चों को घर में लहराने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस में तिरंगा दिया जा रहा है घर में लहराने के लिए, लोग बाइक पर तिरंगा लहरा कर चल रहे हैं। तो ये एक देशभक्ति वाला माहौल हमें हमारे माशरे में
हमारी सोसाइटी में नज़र आ रहा है। तो आप क्या इसको भी देशभक्ति की आड़ में चोला पहने हुए, जो आपने अभी अल्फाज यूज़ किए, नाटक कर रहे हैं, तो क्या आप इसको भी उसी ज़िम्मन में लेंगे? ये देखिए, अपने भारत देश को आज़ाद करने में अपने भारत देश की तमाम कौमों ने, तमाम मज़हबों और मिल्लतों के लोगों ने कंधे से कंधा लगा के कुर्बानियाँ दी हुई हैं। अगर आप आज देखें कि अपना भारत देश कहाँ पे है, अगर आप हंगर इंडेक्स देखें तो 121 देशों की फहरिस्त में हमारा मकाम 101वां है। अगर आप रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स देखें, बहुत ही हम नीचे हैं। बांग्लादेश जैसा हमारा पड़ोसी जो हमारा खुद का हिस्सा था, वो आज हमसे आगे है। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि 70% जनता यह भूखी है। अन्ना भाऊ साठे जो अपने महाराष्ट्र के बहुत बड़े कवि थे, वो कहा करते थे कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। तो तमाम फ्रंट्स पे अगर आप देखें तो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट हो वह गिरता जा रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो वह गिरता जा रहा है, रुपये की कीमत गिरती जा रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। अगर आप देखें तो इस सरकार ने आटे पर जीएसटी लगाया है, इस सरकार ने दूध पे जीएसटी लगाया है, इस सरकार ने तेल पर जीएसटी लगाया है, इस सरकार ने बेकरी प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगाया है। तो हर ये तमाम महाजों पे ये सरकार नाकाम हुई है। अगर अब हम देखते हैं कि हमारे सामने ये सरकार क्या करती है, सिर्फ एक मुल्क का नाम लेती है, सिर्फ उस पर ही अटैक करती है जो खुद मरियल है, जो खुद आज मरने की कगार पे है। ये हमारा पश्चिमी पड़ोसी है। अगर हम देखें पूर्वोत्तर पड़ोसी है तो हमारे सीमाओं में अंदर घुस के बैठा है। उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी उसका नाम लेने से तक डरते हैं। तो यह जो हर घर तिरंगा का यह जो नाटक करवाया जा रहा है, उसका मकसद यह है कि जो इकोनॉमिक हैं, सोशल हैं, रिलीजियस हैं, इन तमाम महाजों पे यह हमारी जो हुकूमत और हमारे प्रधानमंत्री जी जो बहुत ही बुरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से नाकाम हुए हैं, वह नाकामी छुपाने के लिए और तमाम देश मेरे इशारों पे चलता है, यह दुनिया को दिखाने के लिए हर घर तिरंगा का यह नाटक, यह ढोंग चलाया जा रहा है। हिंदुस्तान की जो अवाम है, खुद को हिंदुस्तान की शहरियत मानने वाली अवाम, शहरी मानने वाली अवाम, वो अवाम एक प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घर घर तिरंगा फहराए। ये ज़बरदस्ती वाला तो मामला नहीं है। इससे लोगों की अपने वतन के ताल्लुक से मोहब्बत भी सामने आती है। देशभक्ति, जैसा कि आपने भी लफ्ज़ यूज़ किया था, देशभक्ति भी सामने आती है कि एक बंदा अपने मुल्क से कितना मोहब्बत करता है कि 75वीं सालगिरह के मौके पर आज़ादी के अपने घर में वो तिरंगा फहराए। तो इसमें दो राय क्यों आ रही, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। ये देखिए, इससे माहौल यह बनाया जा रहा है कि मैं और दोहराता हूँ कि ये जो नाकामियाँ हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट लिस्ट पे हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे हो, रिलीजियस फैक्टर्स पे हो, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है उस फैक्टर्स पे हो, और ये जो सरकारें गिराई जा रही हैं, जो विधायकों को, सांसदों को खरीदा जा रहा है, इन तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए ये देशभक्ति का बुखार चढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, जो आदमी, एक आदमी है, वो तिरंगा नहीं फहराता है, लेकिन वह किसी भी गाली गलौज नहीं करता, वह किसी के लिए भी किसी के दिलों में नफरत नहीं पैदा करता, वह न कोई तोड़फोड़ करता है, वह अपना काम, अपना फ़र्ज वफादारी से अंजाम करता है। लेकिन वह तिरंगा जो फहराता है उसके उतना ही देशभक्त है। ये महेंद्र भट्ट साहब ने कहा था बीजेपी की कि वो जो बंदा तिरंगा नहीं फहराएगा अपने घर में, उसकी तस्वीर निकाल कर भेज दीजिए, उनको भेज देना चाहिए।
तो उस पर वो कुछ एक्शन लेने वाली, ये धमकी है उनकी तरफ से या फिर? ये धमकी नहीं है। हाँ। यह देशभक्ति के आड़ में इनका सियासी आतंकवाद है, ये राजनीतिक आतंकवाद है। तो हम तिरंगा अगर नहीं फहराओगे तो हम तुमको याद रखेंगे, उसे क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। ये आतंक है, ख्याल रखिए। और आतंक किसी भी तरह का हो, वो आतंक बुराई होता है। उसके अलावा आपका जो ट्वीट था 12 अगस्त का कि नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे नाचिज 15 अगस्त को अपने घर पे तिरंगा नहीं लगाएगा, तो ये नरेंद्र मोदी जी का विरोध है या फिर तिरंगे का विरोध है? यह विरोध अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सियासी चालों का विरोध है। तिरंगा तो हमारे सीने में है भाई। आप तिरंगा फहराओगे लेकिन आपके साथी करोड़ों रुपए पब्लिक की ओन्ड बैंकों का लेंगे और भाग कर जाएंगे। क्या वो देशभक्ति होगी? तो ये हमारा जो विरोध है, ये प्रधानमंत्री जी की सियासी विचारधारा का विरोध है। उसमें ही नाचिज ने खुल्लम खुल्ला लिखा है कि मोदी जी के कहने से नाचिज अपने घर पे 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराएगा। नाचिज अपने तिरंगे को अपनी आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में तिरंगे को सलामी देगा। तो यह आप समझ लीजिए। और नाचिज जनता से भी कहना चाहता है कि नाचिज का विरोध तिरंगे को नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सियासी विचारधारा को विरोध है। फिर 15 अगस्त को आप घर पे तिरंगा नहीं लहराएंगे तो 15 अगस्त को आप तिरंगा कहीं ना कहीं लहराएंगे, सलामी देंगे ना? हम तिरंगे को सलामी हमारी आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में जो तिरंगा फहराया जाएगा वहां पे हम सलामी देंगे। घर में नहीं देंगे? घर में बिल्कुल नहीं देंगे। ओके जी। अच्छा, ये जो तिरंगा अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से तो फ्री में तो दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ उनकी तरफ से एक ऑर्डर पास हुआ कि घर घर तिरंगा पहुंचना चाहिए या लहराना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को तिरंगा दिया जा रहा है, उनके पास से किसी स्कूल में 25 रुपये में तिरंगा बेचा जा रहा है, किसी स्कूल में 30 रुपये में, किसी स्कूल में 20 रुपये। गवर्नमेंट ऑफिसेस जैसा जिला परिषद है, कॉरपोरेशन है, ऐसे कई सारे ऑफिसेस है, वहाँ पे भी जो आम नागरिक अपने कुछ काम के सिलसिले में वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको भी तिरंगा वहाँ पर दिया जा रहा है पैसे लेकर। तो क्या हम इसको एक बिजनेस ऐसा समझ सकते हैं? ये बिजनेस माइंडेड ही है। ये सरकार हर चीज में धंधा करती है। अगर आप देखें तो 1,14,000 करोड़ का कॉरपोरेट घरानों का कर्जा माफ किया गया है। और ये जो कई मोदी, कई अग्रवाल, ये हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए हैं। अगर इस सरकार को अपने देश से इतना ही प्रेम होता तो ये सरकार जो दूसरे लोगों को रेवड़ियां बांटने वाले कहती है, इस सरकार का यह फर्ज था कि यह अपना जो जान से प्यारा जो तिरंगा है वह अपने हर नागरिक को मुफ्त में देती। तो बच्चों के हाथ में तिरंगा दिया जा रहा है, वो बच्चे रास्तों से तिरंगा लेकर घर तक पहुंचने तक कहीं वो नीचे गिर रहा है, कहीं मिट्टी में वो घसीटते जा, ऐसा कुछ। तो ये कहीं ना कहीं तिरंगे की बेहुरमती बेशक है, लेकिन अब देखिए कि उसका इंटेंशन देखना ज़रूरी है। कोई भी अगर कानून में अगर कोई सज़ा हो तो उसका इंटेंशन क्या है ये देखा जाता है। आपके इल्म के लिए और दर्शकों के इल्म के लिए नाचिज जी का केस बताना चाहेगा आपको, जो यानी देशभक्ति का बुखार अल्फाज नाचिज जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका में एक केस हुई, एक आंदोलन था और उसमें से एक आंदोलनकारी ने अमेरिका का राष्ट्रध्वज लिया और उसे पैरों तले रौंद दिया। उस पर अपने देश में जैसे केसेस किए जाते हैं उस पर भी केसेस हुए, लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि उसका वह कृत्य है वो देशद्रोही नहीं है, वह उसके गुस्से का टॉप मोस्ट मैनिफेस्टेशन कहा जाएगा, देशद्रोह नहीं कहा जाएगा। ऐसे वो केस था। इसलिए अगर ऐसे कोई मामले होते होंगे तो बेशक वो तिरंगे की बेहुरमती है, लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति पर, उस बच्चे पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। नहीं, बच्चे पर इल्ज़ाम नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू की, फिर जो स्कूल वाले बच्चों के हाथ में तिरंगे को सरेंडर या फिर उनको हैंडओवर कर रहे, तो ये लोगों को कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेना चाहिए या फिर उनको वो बातों की तरकीब देनी चाहिए
कि झंडे को, परचम को, उसका एहतराम किस तरह से किया जाए। उस बेसिस पर हमारे देश में फ्लैग कोड है, यानी हमारा जो कौमी झंडा है उसे कैसे लहराया जाना चाहिए, उसका आकार कितना होना चाहिए, उसमें रंग कितने होने चाहिए, उसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, वो कब चढ़ाना चाहिए, कब उतारना चाहिए, इस सब का एक फ्लैग कोड है। सबसे पहले इस सरकार को ये करना चाहिए था कि तमाम लोगों को स्कूलों में, घरों पे, टीवियों पर, रेडियो पर मन की बात करते बैठने की बजाय ये फ्लैग कोड अच्छी तरह से समझाना चाहिए था। लेकिन अब अफसोस कि उन्होंने नहीं किया है। 130 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है तकरीबन, तो हर घर परचम, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, यानी 50 करोड़ लोग तो भी तकरीबन इनके पास से तिरंगा लेंगे। 50 करोड़ लोग बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। तो ये एक मैंने कहा ना कि हर बात में यह सरकार धंधा ही देखती है। अगर आपने देखा तो वैक्सीन की जो टीके थे उसमें भी सरकार ने धंधा किया तो नहीं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लोगों में देशभक्ति जो है उजागर हो रही, बच्चों में देशभक्ति का पैगाम पहुंच रहा है। क्यों तो आज हमारी जो उम्र है, ये उम्र में हमने ये नज़ारा पहली मर्तबा देखा है जो इतने जोर और शोर से 15 अगस्त मनाया जा रहा है। हमारे देखने में तो अब तक ऐसा हुआ नहीं, तो एक खुशी का भी माहौल है। तो इन सारी बातों में एडवोकेट खतीब वकील साहब ये इस खुशी को किस तरह सेलिब्रेट करना चाहेंगे? देखिए, खुशी का इजहार आप जिस तरह से करना चाहते हैं कर सकते हैं, और अपनी देशभक्ति का इजहार होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके से, जिस वजह से यह जो देशभक्ति का बुखार, इसका उबाल लाया जा रहा है, उसे ऑब्जेक्शन है। देखिए, हर साल 15 अगस्त, 26 जनवरी ये हम उतनी धामधूम से मनाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि यह देशभक्ति का बुखार बढ़ा के उसका राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए ये इतनी ज़ोर शोर से ये काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ में तिरंगा जो बनाने वाले हैं वो इनके ही लोग हैं, ऐसे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो ये सारा आसमान फट चुका है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये लोग तिरंगे की आड़ में बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, करवा रहे हैं। किस तरह का बिजनेस? अब देखिए, 50 करोड़ तिरंगे, हाँ। ये मुफ्त में तो सरकार ने बांटे नहीं, हालांकि मुफ्त में बांटे जा सकते थे, हाँ। लेकिन इन्होंने मुफ्त में बांटे नहीं हैं और वो उसकी कीमत लेकर बांट रहे हैं। ये इनका बिजनेस है। तो वो बिजनेस का जो फायदा है वो आवाम को पहुंचेगा या फिर? बिजनेस का फ़ायदा ये जो झंडा बनाने वाले इनके जो लोग हैं उनको ही पहुंचने वाला है। जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो छूट दी जाती है उसका फ़ायदा इनके दोस्तों को पहुंचता है। बैंकों ने जो कर्जा दिया, जो लोग भाग कर गए, अगर उन्होंने डोनेशन दी हुई अगर फहरिस्त देखी आपने तो इनको ही मिली है, या इनको डोनेशन दो और सरकारी बैंकों के जो कर्जे लिए आवाम का पैसा डुबो दो और भाग जाओ। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। तो मैं वकील साहब से ये गुजारिश करूंगा कि कौमी यकजहती की जो व्याख्या है, हाँ, उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, कौमी एकजहती जो है, कौमी एकजहती यह कई तरह की हो सकती है। अब देखिए, मैं किसी एक मज़हब का व्यक्ति हूँ, मज़हबी व्यक्ति होने की वजह से मेरा स्टैंड पॉइंट कुछ अलग होगा। मैं सोलापुर का वासी हूँ तो सोलापुर करके हैसियत से मेरा स्टैंड अलग होगा। मैं महाराष्ट्रियन हूँ तो महाराष्ट्रियन रहने की वजह से मेरा स्टैंड पॉइंट अलग होगा। तो जो कौमी एकजहती है उसका मतलब ये है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी शांततामय सहजीवन, यानी हम तमाम भारत के लोग शांति से, प्रेम से, भाईचारे से विकास करते रहें और चलते रहें। यह कौमी एकजहती की व्याख्या है। लेकिन इसमें मज़हब के आधार पर, भाषा के आधार पर, सूबे के आधार पर जो उसमें फूट डाली जाती है बहुत ही खूबसूरती से, यह हमारी कौमी एकजहती का सबसे बड़ा ख़तरा है, धोखा है और नुकसान है। और ये फिल वक्त की हुकूमत
बहुत ही खूबसूरती से, अप्रत्यक्ष तरीके से भी कौमी एकजहती को नुकसान पहुंचा रही है अपने सियासी फ़ायदे के लिए, अपने राजनीतिक नफ़े के लिए। आपकी ज़बान से कई एक मर्तबा ऐसा भी सुना गया है कि भगवे सांप और हरे सांप, 75वीं सालगिरह है हिंदुस्तान की आज़ादी की, उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करें आप। तो ये सांप हैं, तो ये रंगीले सांप आते कहाँ से हैं, और दो ही कलर क्यों है सांप के, एक भगवा और एक हरा, बाकी के कलर क्यों नहीं है? भगवे सांप भी हैं, हरे सांप भी हैं, नीले सांप भी हैं, पीले सांप भी हैं, लेकिन भगवे सांपों की और हरे सांपों की तादाद ज़्यादा है। और नाचीज़ सांप ये अल्फाज जानबूझ के इस्तेमाल करता है। क्यों? तो सांप को देखते ही इंसान के दिल में पहली भावना आती है कि उससे वहीं पे कुचल डालो, उसे मसल डालो। तो ये भगवे सांप, हरे सांप, नीले सांप, ये सांप ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, फिर वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो, अपने फ़ायदे के लिए अपने हम मज़हब, अपने हम ज्ञाति के लोगों में दूसरे मज़हब के, दूसरे ज़ात के लोगों के बारे में उनको झूठी बातें बताकर उनके दिल में, अपने लोगों के दिलों में दूसरे लोगों के बारे में नफ़रत पैदा करने वाले लोगों को ये नाचीज़ सांप कहता है। तो ये हरे सांप, भगवे सांप शुरुआत से हैं, लेकिन नाचीज़ का कहना है कि इनकी तादाद बहुत कम है, ये गिने चुने हैं, लेकिन इनकी अपने देश के संसाधनों पे, यानी संपत्ति पे, माध्यमों पे, मीडिया खासकर, आई एम सॉरी कि मीडिया पे उनकी मोनोपोली है, उनकी मक्तादारी है। इसका गैर फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा लेकर यह लोगों को, भाइयों को आपस में मुर्गों की तरह लड़वाते हैं और चूहों की तरह मरवाते हैं और ख़ुद चुन के आते हैं। तो इन लोगों का विरोध करने के लिए नाचीज़ इन अल्फाज का डंके की चोट पे प्रयोग करता है। लेकिन अगर हम देखें तो अपने भारत में इनकी तादाद 0.001% से भी कम ही है, ऐसे नाचीज़ का मानना और कहना है। अब यही नाचीज़ के ज़बान से हमने ये भी सुना है कि ये नाचीज़, खुद को जो नाचीज़ बोल के बार बार बताते हैं, ये नाचीज़ हिंदुस्तान के मालक हैं, ऐसे बताते हैं, भारत का मैं मालक हूँ। ये किस तरह की मिल्कियत है आपकी, मुझे समझ में नहीं आई। बहुत अच्छा। आज के वक्त में हुकुमशाही तो नहीं चल रही, तो आप कौन से हिंदुस्तान के और कौन से भारत के मालक हैं, थोड़ा वो मुझे बताएं। सबसे पहले आप नाचीज़ का जुमला फिर से याद कीजिए। नाचीज़ ये कहता है कि भारत देश का एक मालिक, नाचीज़ ऐसे कहता है भारत देश का मालिक, ऐसे नहीं कहता है। तो भारत देश का एक मालिक जब नाचीज़ कहता है तो इसका मतलब यह है कि और भी एक से ज़्यादा भी कई मालिक हैं। तो अगर आप देखें, अगर आप अपने भारत देश का संविधान देखें और उस संविधान की प्रस्ताविका देखें, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी शुरुआत है वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड, हमने अहद किया है टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, भारत को बनाने का, इनटू अ सॉवरीन, खुद मुख्तार, स्वायत्त, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये किसने बनाया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने ये देश बनाया है। और अगर आप देखें तो अगर आप इंडियन पीनल कोड लें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लें, तो उसके अंदर पब्लिक सर्वेंट यह संकल्पना आती है, पब्लिक सर्वेंट के गुणे। अब कौन पब्लिक सर्वेंट हैं? जो सरकारी नौकरी में हैं, वो नौकर हैं। और हम भारत देश के नागरिक, या फिर वो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों या कोई भी किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री हो, कोई भी कलेक्टर हो, अपने सोलापुर का कलेक्टर चंबरकर हो या पुलिस कमिश्नर माने हो या डीएसपी फड़तर क्या नाम उनका वो मैडम हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ सोलापुर का कमिश्नर शिवशंकर हो या कोई तलाटी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, ये सब लोग हम भारत देश के नागरिकों के नौकर हैं और हम इन तमाम लोगों के मालिक हैं। इस अधिकार से यह नाचीज हमेशा कहता है भारत देश का एक मालिक। मैंने शुरू में ही आपका इंट्रोडक्शन देते वक्त कहा था कि नाचीज ये सिर्फ नरमी बताने के लिए नाचीज लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, असल में ये नाचीज नहीं माचीज ही है। आज हमें समझ में आया है। तो आप ये 75th आप हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नाचीज अपने भारत देश के भाइयों को और बहनों को यह संदेश देना चाहेगा कि वही नेता, वही पार्टी आपकी असल खैर ख्वाह यानी शुभ चिंतक है, आपके संरक्षक है, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको सुख दे सके, यानी आपको हो सके उतना कम दामों में बिजली दे सके, आपको वह कम दामों में पानी दे सके, आपको वह मुफ्त में आला तरीन शिक्षा एजुकेशन दे सके, वह पार्टी वह नेता जो आपको बहुत ही कम दामों में या हो सके तो फ्री दामों में मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सके, वह लोग जो आपको राशन आपके घर तक पहुंचा सके, वह लोग जो आपकी माँओं बहनों बेटियों को सफ़र मुफ्त में दे सके, वह लोग जो आपको आपके घर तक आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, यह सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कतारों में ठहरना पड़ता है, वह आपको घर तक पहुंचा सके, ये लोग आपके खैरख्वाह हैं। आपके हर कोई जो कोई नेता आपके पास में आता है, जो कोई पार्टी आपके पास में आती है, उसे कहें कि हम आपके मालिक हैं और आप हमारे नौकर हैं। आपका ये जो कारोबार चलता है, आपकी जो गाड़ी है, आपके गाड़ी के ऊपर जो लाल बत्ती है, आपके आगे पीछे बंदूकें लिए हुए जो संतरी हैं, यह सब आपके तनख्वाहें, आपको जो फ्री में सिलेंडर मिलता है, आपको जो फ्री में कम दामों में खाना मिलता है, यह सब जो सुविधाएं हैं ये मेरी खून पसीने की कमाई से दिए हुए टैक्सेस की रकम से मिलता है। तो उनको बोलिए कि हमको कम से कम हमारे जो मिनिमम ज़रूरियात हैं, अन्न है, कपड़ा है, शिक्षा है, दवाइयाँ हैं, ये तो हमें कम से कम मुफ्त में दो। ये अपने हर नेता से बात कीजिए, हर आदमी को बोलिए। और आप जब कभी भी किसी सरकारी दफ्तर में जाएं तो उस सरकारी अफसर को बोलिए कि महोदय यह नाचीज़ आपके जैसा ही भारत देश का एक मालिक, ऐसे कहा कीजिए। नहीं, आपके जैसे नाचीज़ अगर और निकल जाएंगे तो फिर देखिए, हमको अपने देश में भारत के संविधान का राज है, कानून का राज है। कोई भी चीज़ कानून के मुताबिक ही होनी चाहिए। और एक बात ख्याल रखिए, द एक्सेप्शन टू द डिफेमेशन, यानी बदनामी का जो कोई मुकदमा होता है उसके अंदर आपका सबसे पहला बचाव है सत्य, ट्रुथ। वो नौकर है ही, वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कलेक्टर हो, पुलिस कमिश्नर हो, डीएसपी हो, म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, वो नौकर ही है और मैं मालिक ही हूँ। और मालिक के ज़रिए किसी नौकर को आप नौकर हैं ये कहना ज़रूरी है, उसमें कोई डिफेमेशन नहीं है। उसे भी मालूम होता है क्यों कि आज नौकर मालिक बन बैठे हैं और मालिक नौकर बन बैठे हैं। ये बदलना ही चाहिए और वो बदलने की हम भी जिद रखते हैं। तो आप ये 75वीं सालगिरह यौम आज़ादी की अवाम को किस तरह मनाने की गुजारिश करेंगे, आप थोड़ा बताएं।
देखिए, खुशी मनाने का, खुशी का इजहार करने का कई तरीक़े हैं। आप तिरंगा फहरा सकते हैं, आप राष्ट्रगान ज़ोर शोर से गा सकते हैं, आप गरीब की मदद कर सकते हैं, आप गरीब बच्चों को झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जो भूखे रहते हैं, जो एक दिन में 2 वक्त पेट भर के खाना नहीं खा सकते, उन्हें आप जाके खाना खिलाइए। जो गरीब लोग हैं उन्हें आप दवाइयाँ दे सकते हैं। तो आप ये दिखावा करने की बजाय जो असल में भारत का नागरिक है, जिसके कांधों पे अपना भारत देश चल रहा है, उसकी जितनी हो सके उतनी मदद कीजिए और अपने भारत देश की आज़ादी मनाइए। ये नाचीर आवाम को संदेश देना चाहेगा। लोक प्रधान में एडवोकेट खतीब साहब आए और हमें वक्त दिया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। जय हिंद।